हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 18 और ये आपका प्रश्न नंबर 19। पोषण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए पोषण के प्रमुख प्रकार एवं कुपोषण के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, इसके पहले हम स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा देखे थे। आज हम देखेंगे पोषण। ये भी आप पोषण जो है वो आपका स्वास्थ्य से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि अच्छा पोषण मिलने के बाद ही स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं जनसंख्या और पोषण। जनसंख्या और पोषण में सीधा संबंध है। पोषण का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग इसके पहले स्वास्थ्य पढ़े थे, तो पोषण का जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है? स्वास्थ्य से होता है। जब हमारा शरीर पोषण तत्व युक्त चीजें खाएगा तो वो स्वस्थ होगा, और अगर शारीरिक श्रम भी करेगा तो और अच्छे से वो शरीर को मजबूत बना पाएगा। जैसे जनसंख्या का भोजन एवं पोषण स्तर सुधारता है, जनसंख्या की गुणवत्ता व उत्पादकता में सुधार होता है। किसी भी प्रोडक्ट में अगर हम शरीर की बात ना करके किसी प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट में अगर आप क्वालिटी अच्छी देंगे तभी उसमें गुणवत्ता दिखेगी। अगर उसमें क्वालिटी मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो उसकी गुणवत्ता नहीं दिखेगी। मतलब उसको अच्छा दिखने के लिए उसमें क्वालिटी मटेरियल अच्छा बनाना पड़ता है। तो सेम कंडीशन इसमें भी यही होती है कि जब हम भोजन में पोषण स्तर अच्छा रखते हैं तो उसमें गुणवत्ता भी दिखती है, मतलब हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। यदि जनसंख्या वृद्धि अधिक है तो वह भोजन और पोषण के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, और इसके विपरीत जनसंख्या वृद्धि के कम होने पर जनसंख्या डालती है, और इसके विपरीत जनसंख्या वृद्धि के कम होने पर जनसंख्या को संतुलित एवं पोषण युक्त भोजन या आहार की उपलब्धता अधिक होती है। दोस्तों, यहाँ पर पोषण का सीधा संबंध जनसंख्या से लगाया गया है। अगर हमारे देश की जनसंख्या सीमित मतलब लिमिटेड होगी तो देश के लोगों को पोषण युक्त चीज़ें मुहैया करा पाना सरकार के लिए पॉसिबल होगा। लेकिन अगर देश की जनसंख्या अनियंत्रित होगी तो सभी लोगों के पास पोषण तत्व पोषक युक्त चीज़ें अवेलेबल कराना शायद मुमकिन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो पोषण स्तर है उसमें कमी आएगी और स्वास्थ्य भी गिरता चला जाएगा। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, जिससे पोषण स्तर सुधरे। पोषण की अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य अर्थ में पोषण का अर्थ संतुलित भोजन से संबंधित माना जाता है। पोषण का अर्थ संतुलित आहार से होता है। पौष्टिक भोजन मानव जीवन की नींव है, क्योंकि ऐसा भोजन मानव शरीर के मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। कहने का सेंस यह है कि जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, जिससे हमारा शारीरिक विकास तो होता है, ये साथ में मानसिक विकास भी होता है। 18वीं सदी के अंत में रोसियर ने पोषण को एक विज्ञान के रूप में परिचय कराया। दूसरे शब्दों में, पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपचयी क्रिया जिसके अंतर्गत पादपों में संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषमय पोषित जंतुओं में भोज्य अवयवों के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जीवन क्रियाओं का संचालन होता है, सामूहिक रूप में पोषण कहलाता है। पोषण किसी हम एक वस्तु को नहीं कह सकते हैं। पोषण होता है जिसमें आपके शारीरिक
उसके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग के साथ में काम करें और जिसमें आपको शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन मिले, जिससे आपके शारीरिक वृद्धि हो और आपके ऊतकों का नवीनीकरण हो। आपके शरीर में जो भी ऊतक हैं वो उनका नवीनीकरण हो और वो सुचारू रूप से संचालित हों। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ही आपको सामूहिक रूप से पोषण कहलाती हैं। जब आपके शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम करेंगे, वो काम कब करेंगे? जब आपको संतुलित आहार के साथ साथ शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण सब कुछ मिलेगा, तो वो आपके शरीर को सब पोषण तत्व मिलेंगे, तब जाके आपका सारा शरीर स्वस्थ बनेगा। D.F. टर्नर के अनुसार पोषण उन विभिन्न प्रक्रियाओं का संयोजन है जिसके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर पोषण तत्वों का उपयोग शारीरिक कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा उसके घटकों के पुनर्निर्माण के लिए करता है। पोषण उन समस्त प्रक्रियाओं का संयोजन है जिसमें एक जीवित प्राणी, मतलब जीवित प्राणी के साथ ही पोषण का तत्व संबंधित है। मृत्यु के बाद तो किसी के पोषण से कोई मतलब नहीं होता है। तो जीवित प्राणी के साथ जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं उसमें उसके शारीरिक कार्यों का शारीरिक कार्य भी संपन्न होते हैं और साथ ही साथ वो पोषक तत्व भी लेता है, जिससे उसके सभी घटकों का पुनर्निर्माण भी होता है, मतलब उसके ऊतकों का नवीनीकरण भी होता है और साथ ही साथ उसके सारे अंग प्रत्यंग सही ढंग से कार्य करते हैं। तो वो सारे कार्य जो कर रहे हैं तो उसमें उसके पोषण तत्व शामिल हैं, तो वो होता है उसका पोषण। युडकिन के अनुसार पोषण मनुष्य और उसके बीच का संबंध है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकीय पहलू भी सम्मिलित हैं। दोस्तों ये देखिए कितना क्लियर बताया हुआ है कि पोषण मनुष्य के वो सारे क्रियाकलाप संबंधित होते हैं जिसमें उसके शारीरिक क्रियाकलाप भी आते हैं, मानसिक क्रियाकलाप भी आते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप और शारीरिक और आपके सामाजिक क्रियाकलाप के साथ साथ जैविकीय पहलू। जैविकीय में उसके संतुलित भोजन, संतुलित हवा और शुद्ध जल, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। पोषण को उचित रूप से समझने के लिए संतुलित आहार को जानना आवश्यक है। पोषण के प्रकार। पोषण 3 प्रकार के होते हैं: उचित पोषण, अल्प पोषण और कुपोषण। चलिए देखते हैं उचित पोषण के बारे में। उचित पोषण में भोजन की मात्रा, उसमें विद्यमान विविध तत्व इस प्रकार होते हैं कि शरीर की समस्त आवश्यकताओं एवं क्रियाकलापों के लिए पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इस अवस्था में शरीर की सभी कोशिकाओं का पोषण होता रहता है। एक उचित पोषित व्यक्ति वह है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। उचित पोषण के लिए ये कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में जो समस्त पोषण तत्व मौजूद होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें उपलब्ध भी हों और शरीर की सारी कोशिकाओं को पोषण भी होता रहे, तो वो होता है पोषण। लेकिन इसके लिए इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। का सुदृढ़ एवं सुविकसित सुसंगठित मांसपेशियों का होना, ये आपके पोषण के लिए आवश्यक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का पर्याप्त होना शरीर में, शरीर सुसंगठित एवं सुविकसित होना चाहिए। पाचन संस्थान ठीक प्रकार से कार्य करता हो और भूख अच्छी लगती है, मतलब जिसको भूख अच्छी तरह से लगती हो वो अपना भोजन सही ढंग से कर पाता है और उसका जो पाचन क्रिया है वो सही ढंग से हो रही है, तो वो होता है पोषण की विशेषताएं। यह है उम्र के अनुसार लंबाई व वजन का बढ़ना, मतलब जिस उम्र में जो है, अगर एक बच्चा उम्र के हिसाब से उसका वजन और लंबाई नहीं है तो उसका पोषण सही ढंग से नहीं हो रहा। इसका कहने का सेंस यही होगा, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास किसी छोटे बच्चे को लेके जाते हैं तो लोग डॉक्टर उसकी सबसे पहले वजन देखता है। वो वजन किस लिए देखता है? क्योंकि वजन एज के अकॉर्डिंग वजन भी बढ़ना चाहिए और उसका मानसिक और शारीरिक विकास सब कुछ होना चाहिए, तो वो होता है उसका पोषण। अगर उसके पोषण में कमी है तो इसका ये मतलब है कि उसका शारीरिक, मानसिक
और उसका जो वजन है वो सब घट जाएगा। तो वो उम्र के साथ लंबाई और वजन दोनों देखा जाता है। रा है गहरी एवं स्वप्न रहित निद्रा का होना। अच्छी नींद भी पोषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। नंबर 2 है अल्प पोषण। अल्प पोषण में क्या आता है, जब व्यक्ति को शारीरिक विकास, वृद्धि एवं रख रखाव के लिए आवश्यक मात्रा अनुपात में कम आहार प्राप्त होता है तो वो होता है पोषण का अल्प पोषण। मतलब वो पोषण की अल्प पोषण अवस्था होती है जब शारीरिक और मानसिक विकास और उसकी वृद्धि का जो अनुपात होता है वो कम हो। अल्प पोषण की 2 स्थितियां हो सकती हैं। आहार या भोजन की कम मात्रा, पौष्टिक गुण युक्त भोजन की कमी। अल्प पोषण के 2 ही स्थितियां होती हैं। भोजन या आहार की कम मात्रा, यानी कि जितनी मात्रा में उसे भोजन की आवश्यकता है उतनी मात्रा नहीं मिल रही है और उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी पाई जा रही है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अल्प पोषण की अवस्था में व्यक्ति की आवश्यकता से कम मात्रा में आहार प्राप्त होता है तथा अनिवार्य तत्वों की मात्रा सामान्य से कम होती है या किसी एक तत्व का अभाव हो जाता है तो अल्प पोषण अपने अपर्याप्त पोषण है। इससे शरीर का समुचित विकास एवं वृद्धि नहीं हो सकती है। 10 वर्ष में आलस्य एवं निर्बलता आ जाती है। जिन बच्चों को सही से आहार और पोषण प्राप्त नहीं होता, मतलब पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और अगर उनको भोजन मिलता है तो उचित मात्रा में नहीं मिलता, तो उससे उनमें अल्प पोषण की कमी पाई जाती है और वो आलस्य और निर्बल हो जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं कुपोषण। पोषण की अवस्था तथा अनुचित ढंग से कुपोषण कहा जाता है। पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित ढंग से कुपोषण कहा जाता है। पोषण की अव्यवस्था मतलब उसमें पोषण की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। जिस व्यवस्था में संतुलित भोजन वगैरह दिया जाता है उस व्यवस्था में अगर नहीं है तो वो अव्यवस्था कही जाएगी और वो अनुचित ढंग से दी जा रही है तो वो कुपोषण के अंतर्गत आएगी। कुपोषण में समुचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, मतलब कुपोषण में समुचित मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आहार का संतुलित होना अथवा अपर्याप्त होना आदि कुपोषण की विभिन्न दशाएं हैं। आहार संबंधी समुचित ज्ञान न हो तो पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री होते हुए भी कुपोषण की अवस्था आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आहार के बारे में अगर सही से जानकारी नहीं होती है तो वो उस खाद्य सामग्री को सही ढंग से लोग दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी कुपोषण होता है। अतः कहा जा सकता है कि कुपोषण मुख्य रूप से अधिक भोजन या कम भोजन वाले भोजन से होता है। किसी भी चीज की अगर सही मात्रा नहीं दी जाएगी तो भी कुपोषण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उस चीज की मात्रा संतुलित आहार में किसी भी चीज की मात्रा बहुत अधिक हो या कम हो तो भी कुपोषण के श्रेणी में वो आ जाते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कुपोषण सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है, जिसकी वजह से उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। कुपोषण के मुख्य कारण क्या हैं? विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या विकराल है। विकासशील देशों में कुपोषण की संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? इसका प्रमुख कारण है गरीबी। गरीबी के कारण कुपोषित बच्चे ज़्यादा हैं। धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीज़ें जैसे दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खरीद पाते हैं। कुछ तो केवल अनाज से मुश्किल से पेट भर पाते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग है या निम्न वर्ग है वो कहीं न कहीं गरीबी की मार झेलता है और जिसकी वजह से वो अपने घर में अपने बच्चों को पर्याप्त और संतुलित भोजन जिसमें दूध, फल, घी इत्यादि आता है ये वो खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी आय नहीं है जिससे वो अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा पाएँ। कुछ लोगों के पास तो केवल अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं।
गरीबी के अतिरिक्त कुपोषण का एक कारण अज्ञानता और निरक्षरता भी है। गरीबी के साथ साथ एक कारण अज्ञानता और निरक्षरता भी। अज्ञान मतलब जिसके अंदर अज्ञानता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी का अभाव रहता है, तो वो सब चीज़ें बच्चों के लिए संतुलित आहार और सारी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं उनके बच्चे। अधिकांश लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस कारण वे स्वयं अपने बच्चों को भोजन में आवश्यक वस्तुओं का समावेश नहीं करते हैं, जिससे वे स्वयं तो रोगग्रस्त होते ही हैं, साथ ही अपने परिवार को भी कुपोषण का शिकार बना देते हैं। मुख्य रूप से कुपोषण के कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अपूर्ण पोषण के भोजन संबंधी कारण। कुपोषण के कारण दो हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 है अपूर्ण पोषण के भोजन संबंधी कारण, और नंबर 2 है अपूर्ण पोषण के सामान्य कारण। भोजन संबंधी कारण और सामान्य कारणों में देखते हैं। अपूर्ण पोषण के भोजन संबंधी कारण हैं अपर्याप्त भोजन। प्रायः गरीब परिवारों के बच्चों को पेट भर भोजन नहीं मिलता है, जिसके कारण वो अपर्याप्त भोजन के अभाव में कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, जितना उनको आवश्यकता है भोजन की, उतना भोजन उनको नहीं मिलता है, तो भी वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अनुचित अनुचित भोजन भी लोगों को कुपोषण का शिकार बना देता है। भोजन की कमी के कारण रात का रखा हुआ भोजन और सड़े गले पदार्थों को खा लेने से कुपोषण जन्म लेती है। अपर्याप्त भोजन तो कुपोषण को शिकार बनाता ही है बच्चों को या बड़ों को, लेकिन इसके साथ साथ अनुचित भोजन, जिसके पास भोजन नहीं होता वो बचा हुआ भोजन या रात्रि का भोजन खाते हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषित होते हैं। गा है पोषक तत्वों का अनुचित अनुपात। जब बालकों के भोजन में उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उनका पोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है। भोजन के अंदर वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, प्रोटीन का उचित अनुपात न होने के कारण बालक अपूर्ण पोषण के शिकार हो जाते हैं। भोजन की उचित मात्रा अगर नहीं मिलती है तब भी वो कुपोषण का शिकार होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें अगर उचित मात्रा में नहीं दी जाएंगी तभी कुपोषित बच्चे होंगे। घा है अनियमित और अनुपयुक्त भोजन। अनियमित भोजन भी कुपोषण का कारण होता है। कुल बालक कभी जल्दी तो कभी देर में भोजन करते हैं, जिससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण होने लगती है। इसी प्रकार अनुपयुक्त भोजन अर्थात जो भोजन बालकों को शारीरिक क्षमता, वजन, ऊंचाई तथा आयु के अनुसार नहीं होता, वह अपूर्ण भोजन का कारण होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे बालकों का जो खाने पीने का जो टाइम होता है वो टाइम में निर्धारित नहीं होता है, तो कभी जल्दी तो कभी देर में ये सारी चीज़ें भी खाने का जो अनियमितता है वो सारी मेंटेन ना होने के कारण भी वो कुपोषण का शिकार होते हैं। नंबर 2 देखते हैं अपूर्ण पोषण के सामान्य कारण। दूषित वातावरण। दूषित वातावरण कुपोषण का मुख्य कारक होता है। यदि बालक के आसपास का वातावरण दूषित है तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध वायु और पर्याप्त प्रकाश के अभाव में बालक को पोषण सही तरीके से नहीं हो सकता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश शरीर के पोषण तत्वों में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर ये दोनों चीज़ें सही ढंग से नहीं मिलेंगी, शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो उससे भी पोषण प्रभावित होगा और वो कुपोषण के शिकार होंगे। नंबर खा देखते हैं रोगग्रस्तता। निरंतर रोगग्रस्तता भी बालक को अपूर्ण पोषण का शिकार बना देती है। लंबी बीमारी से बालक का शरीर दुर्बल हो जाता है, जिससे वह अशक्त हो जाता है, जिससे भोजन पाचन की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। कहीं कहीं जब ज़्यादा कुपोषण का शिकार होने से बच्चे रोगग्रस्त हो जाते हैं और ज़्यादा दिन तक रोगग्रस्त होने की वजह से भी वो उनका जो शरीर है वो दुर्बल यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो
उनका जो पाचन शक्ति है वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो ये सब कारण होते हैं कुपोषण के। ग है अत्यधिक श्रम और अपर्याप्त नींद। ज़्यादा मेहनत और कम सोने से भी कुपोषण होता है। और कहीं ना कहीं अगर बालक मानसिक चिंता करता है और चिंता के कारण वो नींद सही ढंग से नहीं लेता है तो ऐसी कंडीशन में भी वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अगर वहाँ का वातावरण जो आसपास का है वो शोरगुल युक्त है और वहाँ पे नींद ले पाना मतलब पूरी नींद नहीं होती है तो भी वो कुपोषण का शिकार होगा। घा देखते हैं खेलकूद और व्यायाम की अवहेलना। खेलकूद और शारीरिक व्यायाम शरीर को मजबूत और पुष्ट बनाता है, लेकिन जब इसकी सुविधा बालक को नहीं मिलती है तो वो अपूर्ण पोषण के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार बालक के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी बालक को कुपोषण का शिकार बनाता है। कहीं ना कहीं आज हम देखेंगे बहुत सारे जगहों पे खेलने कूदने की व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं रहती है, तो ये सारे कारण भी होते हैं कुपोषण के शिकार होने के। कुपोषण मुख्य रूप से 6 रूपों में नजर आता है। जन्म के समय कम वजन, बचपन से बाधित विकास, अल्प रक्तता, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी संबंधित बीमारियां और मोटापा। ये कुपोषण के 6 लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं। जहाँ पे आपका जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें वजन कम है तभी वो कुपोषित माना जाएगा, और वो बचपन से उसका जो विकास है वो सही ढंग से नहीं हुआ तभी वो कुपोषित माना जाएगा, और उसमें अगर अल्प रक्तता यानी कि अगर उसके अंदर खून की कमी है तभी वो कुपोषित माना जाएगा, और अगर उसके अंदर विटामिन की कमी है यानी कि अगर उसके अंदर आयोडीन की कमी है, आयोडीन संबंधी उसके अंदर बीमारियां हैं, और उसके अंदर मोटापा अधिक है तो भी वो कुपोषित बच्चा माना जाएगा। बच्चों में कुपोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सूखा वाला कुपोषण और सूजन वाला कुपोषण। कुपोषण के सूचक चलिए देखते हैं। देखेंगे हम किसी व्यक्ति या समुदाय में कुपोषण का स्तर ज्ञात करने के लिए कई सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सूचकों का प्रयोग किया जाता है। इन सूचकों में मुख्यतः बच्चे की उम्र एवं ऊंचाई के अनुरूप उसका वजन कम होना, उसके हाथ पैर पतले और कमजोर होना, पेट बढ़ा देना, बच्चों में बार बार संक्रमण होना आदि आते हैं। कुपोषण के सूचक क्या क्या हैं इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनका वजन तो कम होता है लेकिन उनके जो पेट होते हैं वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं और उनके हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, और बच्चों में जो संक्रमण होता है यानी कि बीमारियां जो बहुत जल्दी ऐसे बच्चों में पकड़ लेती हैं। और कुपोषण का व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य, शरीर के वजन और गर्भावस्था परिणाम, जन्म दर और मृत्यु दर आदि पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। तो कुपोषण की वजह से शरीर का जो वजन है और जन्म के पहले जो माँ के पेट में रहते हैं ये सारी चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट लिंगानुपात। लिंगानुपात कुपोषण का एक प्रमुख सूचक है। समाज में लिंग असमानता की बहुलता के कारण महिलाएं कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लिंगानुपात यानी कि लड़का और लड़की का जो अनुपात है ये सब असमानताएं जो हैं इससे भी महिलाएं कुपोषण का शिकार होती हैं। बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे अधिकतर लड़कियों ने जन्म, जिस घर में अधिकतर लड़कियां हैं वहाँ पे माँ को हमेशा इस प्रेशर में रखा जाता है कि उसे एक लड़का चाहिए। एक लड़का होने के नाते ही उसे हमेशा मानसिक बीमारी उसको होती है और तमाम तरह की बीमारियां से वो ग्रसित हो जाती है चिंताओं की वजह से। तो इस तरह से वो दुर्बलता, चिंताएं उसको कुपोषण की तरफ ले जाती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।